हेलो एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में हमने ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन को स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन। ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन जैसा कि हमने देखा था वाज कॉरेस्पॉन्डिंग टू L इज इक्वल टू 0 और एक्साइटेड स्टेट के लिए हम देखते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम शुड बी ग्रेटर देन 0। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि न्यूट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है ये हम लास्ट में देखेंगे। फॉर L इज नॉट इक्वल टू 0 स्टेट या फॉर एक्साइटेड स्टेट वी एज्यूम दैट पोटेंशियल इज सेंट्रल एंड ऑफ स्क्वायर वेल शेप, जैसा कि हमने पिछले केस में माना था। द रेडियल वेव इक्वेशन फॉर L इज नॉट इक्वल टू 0 स्टेट्स ऑफ न्यूट्रॉन कैन बी रिटर्न एज, इसमें हम देखते हैं कि 1/r² d/dr r² d UL dash r/dr प्लस m/h² E minus VR minus L into L plus 1 h²/mr² UL dash r, where UL dash r is equal to UL r/r। पिछले केस में ग्राउंड स्टेट में हमने L इज इक्वल टू 0 माना था, तो ये जो टर्म है वो वैनिश हो गई थी। यहाँ पर L इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम UL डैश R की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 की, वो इक्वेशन नंबर 1 में जब रखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास सिंप्लीफाइड रेडियल इक्वेशन आती है d² UL r/r² प्लस m/h² E माइनस VR माइनस L इंटू L प्लस 1 h²/mr² UL r इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम जैसा कि हमने पहले भी माना था, अब हम स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ डेप्थ V0 एंड रेंज R0 को कंसीडर करते हैं। तो जैसा कि पहले भी देखा था, यहाँ VR इज इक्वल टू माइनस V0 for r is equal or less than r0 and Vr is equal to 0 when r is greater than 0। This is equation number 4। और अगेन हम यहाँ ये मानते हैं कि E जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम है इट इज़ इक्वल टू माइनस B विच इज़ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन। अब हम E और V की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं तो हमारे पास इन दोनों रीजन्स के लिए दो इक्वेशंस आती हैं। वो होंगी d² ULr/dr² प्लस m/h² V0 माइनस B, जैसा पिछले ग्राउंड स्टेट में भी था। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म और हो गई माइनस L इंटू L प्लस 1 h²/mr² ULr इज इक्वल टू 0। अगर हम m/h² को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पर इसको अंदर ले गए और इस टर्म में से h²/m कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 5 फॉर द रीज़न r इज़ इक्वल और लेस देन R0। अगेन हम जब दूसरी वाली वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में तो हमें मिलती है इक्वेशन नंबर 6 विच इज़ d² ULr/dr² इज इक्वल माइनस mb/h² प्लस L इंटू L प्लस 1/r² ULr इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि हमने पहले रखा था, इस क्वांटिटी को हम k² के इज इक्वल टू रख देते हैं और इसको α² के बराबर। So let mv0 minus b/h² is equal to k² and mb/h² is equal to α²। कंबाइंडली इनको हमने कहा इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 से ये k² और α² के मान हम इक्वेशन नंबर 6 और 5 में रखते हैं तो हमें फर्दर जो दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती हैं वो इस प्रकार की होंगी। जैसे कि पहले मिली थी उसी प्रकार की दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है d² ULr/dr² प्लस k² माइनस L इंटू L प्लस 1/r² ULr इज इक्वल टू 0 फॉर r इज इक्वल और लेस देन r0 रेंज इन पोटेंशियल, एंड दूसरी d² ULr/dr² माइनस α² प्लस L इंटू L प्लस 1/r² ULr इज इक्वल टू 0 इट इज़ आउटसाइड द रेंज ऑफ पोटेंशियल r इज ग्रेटर देन 0। अब ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है 8 एंड 9। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक्साइटेड स्टेट के लिए सॉल्यूशन निकालने हैं। तो जनरली सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 8 कैन बी
written in terms of spherical Bessel's function JLKR and spherical न्यूमान फंक्शन ईटा एल के आर। यहाँ हम देखते हैं कि ये सॉल्यूशन ग्राउंड स्टेट के सॉल्यूशन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो टर्म एक्स्ट्रा है इसकी वजह से ये सॉल्यूशन हमें स्फेरिकल बेसेल्स फंक्शन JLKR और स्फेरिकल न्यूमान फंक्शन ईटा एल के आर की फॉर्म में मिलते हैं। अब बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हैं। सिंस ईटा एल के आर टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एज आर टेंस टू ज़ीरो, जैसे जैसे r टेंस टू ज़ीरो होगा ईटा एल टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा, तो उस केस में हम कहेंगे कि A2 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास फर्दर सॉल्यूशन होगा ULKR इज इक्वल टू A1 JLKR स्फेरिकल बेसेल्स फंक्शन इनसाइड द रेंज ऑफ पोटेंशियल। और इसी प्रकार से अगर हम इक्वेशन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखें तो इक्वेशन नंबर 9 का जनरल सॉल्यूशन होगा ULR इज इक्वल टू A2 HL आयोटा अल्फा R। यहाँ पर HL जो है ये स्फेरिकल हेंकल्स फंक्शन कहलाता है और हेंकल्स फंक्शन होता है HL इज इक्वल टू JL प्लस आयोटा ईटा L। ये यानी कि बेसेल्स फंक्शन और न्यूमान फंक्शन का कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, इसको कहते हैं स्फेरिकल हेंकल फंक्शन। और A1 और A2 यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हमने देखा कि ये सॉल्यूशन है रेंज के अंदर इनसाइड द पोटेंशियल वेल और ये सॉल्यूशन है आउटसाइड द पोटेंशियल वेल। अब हम जैसा कि जानते हैं कि फंक्शन विल रिमेन वेल बिहेव्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव आर मेंटेन्ड एट द बाउंड्री, यानी बाउंड्री पर इन दोनों फंक्शन और इनकी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसको हम आगे यूज़ करते हैं। Now using the boundary condition that function and its first derivative are continuous at the boundary r is equal to 0 of the well, तो इसको हम कंबाइन कर रहे हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपॉन ULR डी ULR अपॉन DR इनसाइड द वेल इज इक्वल टू 1 अपॉन ULR डी ULR अपॉन DR आउटसाइड द वेल, और ये होनी चाहिए बराबर r इज इक्वल टू R0 पर। अब इनसाइड पोटेंशियल वेल सॉल्यूशन है हमारा ULR JLKR। अगर मैं यहाँ कांस्टेंट रखूँ A1 और वो यहाँ पर भी आएगा A1, तो A1 की वैल्यू यहाँ दोनों से हो गई कैंसिल, तो यहाँ बच गया 1 अपॉन JLKR डिफरेंशियल JLKR अपॉन DR, और ये कहाँ पर बाउंड्री पर हम इनको इक्वल मान रहे हैं। इसी प्रकार आउटसाइड द रेंज ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन था हेंकल फंक्शन HL आयोटा अल्फा R। यहाँ पर जो कांस्टेंट था A2 वो इससे हो गया कैंसिल, तो यहाँ बच गया 1 अपॉन HL आयोटा अल्फा R डी HL आयोटा अल्फा R अपॉन DR, और यहाँ पर ये वैल्यू हो गई r इज इक्वल टू R0 पर, यानी बाउंड्री पर दोनों फंक्शन और इनके फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए। कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर ऊपर नीचे कैंसिल हो गए दोनों A1 और A2। अब हम जानते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ बेसेल्स फंक्शन, अगर बेसेल फंक्शन ये रॉ का फंक्शन है तो रॉ के सापेक्ष हम इसको डिफरेंशियल करें JL को, तो इसकी वैल्यू आती है JL माइनस 1 रॉ माइनस L प्लस 1 अपॉन रो JL रॉ। ये है LS ऑर्डर के बेसेल फंक्शन की सॉल्यूशन। तो जब हम इस सॉल्यूशन को इसमें रखें, इसी प्रकार से हेंकल फंक्शन का सॉल्यूशन भी सेम तरह से होगा। तो जब ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा JL माइनस 1 रॉ की जगह हम रखेंगे KR। यहाँ हमारा बेसेल फंक्शन KR का फंक्शन है तो रॉ की जगह रख दिया KR, तो JL माइनस 1 KR0 और नीचे है JLKR जी, और यहाँ ये वैल्यू R की जगह हम रख देंगे R0 क्योंकि बाउंड्री पर इक्वल कर रहे हैं, तो बाउंड्री पर R इज इक्वल टू R0 है, माइनस L प्लस 1 अपॉन KR0, रॉ की वैल्यू है KR और R बराबर R0 रख दिया, और फिर ये बच गया JLKR और नीचे जो JLKR पहले से ही था ये JL, तो ये दोनों JLKR हो गए कैंसिल। अच्छा यहाँ पर क्या है, फंक्शन जो है रॉ की जगह है KR, तो अब हम KR को भी R के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो K बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में करेंगे तो हेंकल्स फंक्शन का हो जाएगा L
एच एल माइनस वन आयोटा अल्फा आर अपॉन जो एच एल आयोटा अल्फा आर नीचे था ही पहले से माइनस एल प्लस वन और नीचे रॉ की जगह आ जाएगा यहाँ पर आयोटा अल्फा आर, क्योंकि हेंकल फंक्शन आयोटा अल्फा आर का फंक्शन है। और उसी प्रकार से ऊपर आ जाएगा ये एच एल आयोटा अल्फा आर और नीचे जो ये एच एल आयोटा अल्फा आर पहले से ही था, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ अगर रॉ की जगह है आयोटा अल्फा आर और उसका आर के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो आयोटा अल्फा और साइड में आ जाएगा। अब हम देखते हैं इन दोनों टर्म से ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि के जे एल माइनस वन के आर जीरो अपॉन जे एल के आर जीरो माइनस यहाँ बच गया एल प्लस वन अपॉन के आर जी इज इक्वल टू आयोटा अल्फा और ये हो गया एच एल माइनस वन आयोटा अल्फा आर अपॉन एच एल आयोटा अल्फा आर माइनस एल प्लस वन अपॉन आयोटा अल्फा आर, क्योंकि ये हेंकल फंक्शन यहाँ हो गया कैंसिल। अब जब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो हम देखेंगे आयोटा अल्फा से आयोटा अल्फा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, देखिए के जे एल माइनस वन के आर जीरो अपॉन जे एल के आर जीरो माइनस एल प्लस वन अपॉन आर जीरो, के से के कैंसिल हो गया ये वाला। इसी प्रकार राइट साइड में आयोटा अल्फा एच एल माइनस वन आयोटा अल्फा आर अपॉन एच एल आयोटा अल्फा आर जीरो माइनस ये आयोटा अल्फा से आयोटा अल्फा कैंसिल हो गया और बच गया एल प्लस वन अपॉन आर जीरो। ये आर की जगह सब जगह आर जीरो ही लिखना है हमें, क्योंकि हम बाउंड्री पर कंसीडर कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एल प्लस वन अपॉन आर जीरो और ये एल प्लस वन अपॉन आर जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास बचा जे एल माइनस वन के आर जीरो अपॉन जे एल के आर जीरो लेफ्ट में एंड इट इज इक्वल टू आयोटा अल्फा अपॉन के एच एल माइनस वन आयोटा अल्फा आर जीरो का फंक्शन अपॉन एच एल आयोटा अल्फा आर जीरो का फंक्शन, ये राइट में इक्वेशन नंबर 15। नाउ वी नो दैट रेंज ऑफ पोटेंशियल इज लेस देन 2.43 फर्मी। तो रेंज ऑफ पोटेंशियल बहुत कम है यहाँ पर और अल्फ़ा की वैल्यू हम जानते हैं कि बहुत कम होती है। अल्फ़ा इज इक्वल टू है एम बी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और बी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि कम है। तो अल्फ़ा आर जीरो इज आल्सो लेस देन 1। तो राइट साइड की जो क्वांटिटी है यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 से बहुत कम है और आर जीरो की वैल्यू भी कम है, अल्फ़ा आर जीरो भी बहुत कम हो जाएगा। तो कुल मिला के ये राइट साइड वाली जो क्वांटिटीज़ हैं यहाँ अल्फ़ा के की तुलना में नेग्लिजिबल है और इस फंक्शन की वैल्यू भी बहुत कम है। तो हम कहते हैं कि ये टोटल इक्वल टू लगभग 0 हो जाएगा सिंस अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन के। सो द एक्सप्रेशन इन राइट हैंड साइड इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो राइट साइड को 0 कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा इक्वेशन नंबर 15 हो जाएगी जे एल माइनस वन के आर जीरो अपॉन जे एल के आर जीरो इज इक्वल टू 0 और जे एल माइनस वन के आर जीरो, अब ये जे एल इधर जाके ये भी जाएगा 0। अब यहाँ पर एल की वैल्यू 0 तो है नहीं, 0 एल 0 था ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन के लिए, एल की वैल्यू नॉन ज़ीरो है 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। तो हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को कंसीडर करें तो एल की वैल्यू 1 लेते हैं। तो फॉर एल इज इक्वल टू 1 वी गेट एल की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, जे 0 के आर जीरो इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। अब 0th ऑर्डर के बेसिस फंक्शन की वैल्यू होती है साइन के आर जीरो अपॉन के आर जीरो, दिस इज इक्वल टू 0। अब साइन के आर जीरो अपॉन के आर जीरो मीन्स साइन के आर जीरो इज इक्वल टू 0। अब साइन के आर जीरो की वैल्यू तो इसको हम लिख सकते हैं के आर जीरो इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई या प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई। यहाँ n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है बट n इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर हम n को 0 मान लेंगे तो इस केस में के आर जीरो की वैल्यू 0 हो जाएगी और के आर जीरो की वैल्यू 0 हो जाएगी तो साइन के आर जीरो अपॉन के आर जीरो बराबर हो जाएगा 0/0 जो कि अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाए। सो यहाँ पर हम n की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन होंगे के आर जीरो। अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं तो के आर जीरो इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। लेट के की वैल्यू रख दीजिए, के की वैल्यू है अंडर रूट एम वी जीरो माइनस बी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डॉट आर जीरो इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं एम वी जीरो माइनस बी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर आर जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर होगा तो प्लस ही बच जाएगा पाई स्क्वायर
और इसको अगेन सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, और V0 बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन MR0 स्क्वायर। अब यहाँ पाई की, एम की, एच क्रॉस की और R0 बराबर है 2.43 ऑलमोस्ट। ये सब वैल्यूज़ रखें तो हमारे पास में V0 की वैल्यू आती है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 144 MeV। और हम देखते हैं पिछली बार ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन के लिए आई थी V0 बराबर 36 MeV। तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू ग्राउंड स्टेट की तुलना में पोटेंशियल वेल की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। दस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए बाउंड स्टेट विद L इज इक्वल टू 1, द पोटेंशियल वेल डेप्थ मस्ट बी कंसिडरेबली लार्जर देन इन द केस ऑफ ग्राउंड स्टेट। तो इस प्रकार से ग्राउंड स्टेट की तुलना में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए पोटेंशियल वेल की डेप्थ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और इसी प्रकार अगर हम फर्दर एक्साइटेड स्टेट को कंसीडर करें तो उनके लिए पोटेंशियल वेल की डेप्थ बढ़ती जाती है। तो इस कारण से नेचर में न्यूट्रॉन के एक्साइटेड स्टेट के मिलने की संभावना नगण्य हो जाती है, या नेचर में कोई भी एक्साइटेड स्टेट का एविडेंस न्यूट्रॉन का नहीं मिलता है। एक्सपेरिमेंटली देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, मैंने कोशिश पूरी की आपको एक्सप्लेन करने की। अगर आपको ग्राउंड स्टेट में से या एक्साइटेड स्टेट में से कहीं भी डेरिवेशन में या कुछ भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इजीली ग्रुप में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या पर्सनली भी आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हो। अगर आपको पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है, आपके पास नंबर है ही, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।